हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के टीयर फर्स्ट के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है आपका 20 अप्रैल 2022 को शिफ्ट 2 के अंदर हुआ था और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 17 है। ठीक है। और देखिए आज जो है इस यूट्यूब चैनल पर पूरे 2 के यानी कि 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और ये सारा सब कुछ जो है आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट है। मैं आप सभी लोगों के इस प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आगे भी आप इसी तरह से जो आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन कंटेंट जो है बनाने की ट्राई करता रहूँगा। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और देखिए अगर आपको इन वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, जो भी करना है। ठीक है। क्योंकि एक वीडियोस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अब इसमें देख लीजिए ये प्रश्न इंग्लिश में रखने की कोई ज़रूरी नहीं थी भाई। यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न है, ये आपको दिया गया और ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों साइड बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास x प्लस का 1/x और ये माइनस का 2 = 5 आ जाएगा। तो x प्लस का 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें। यहाँ पर ऊपर x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, x का क्यूब। अब यहाँ पर ये प्लस का 1/x³ आ जाएगा। ठीक है, बट्टे के अंदर यहाँ पर x कॉमन ले लें तो यहाँ से तो x कॉमन आ जाएगा, प्लस 1/x आ जाएगा। अब देखिए किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर क्या करिए, x के फिर से अंदर गुणा करिए, आपके पास ऊपर वाला स्टेप फिर से आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये x से x कट जाएगा। ऊपर आपको पता है कि जब भी हमें x प्लस 1/x दे रखा है 7, तो इसका मान कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, 7 का क्यूब कर देते हैं, -3 × 7 करते हैं। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए अलजेब्रा के। ठीक है। इसका मान 7 है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सभी जगह 7 से डिवाइड करें तो ये 7 का स्क्वायर -3 आ जाएगा, यानी कि 46 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी आप स्वयं करेंगे। ठीक है। अब इसमें देख लीजिए यदि रमन अपने बाइक 24 किलोमीटर/आवर की चाल से चलाता है तो वह अपने कार्यालय में जो है 5 मिनट की देरी से पहुँचता है। अब यदि वह 30 किलोमीटर/आवर की चाल से बाइक चलाता है तो अपने कार्यालय जो है 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। वह 27 किलोमीटर/आवर की चाल से अपने कार्यालय तक पहुंचने में जो है कितना समय लेगा। तो इसका अगर हम सामान्य टाइम जो है, पहुंचने का सामान्य टाइम जो है वो t मान लें तो यहाँ पर 5 मिनट देरी से यानी कि 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस अगर हम d मान लें तो ये d डिस्टेंस 24 किलोमीटर/आवर की स्पीड से हो रही है कवर। ठीक है। तो ये बराबर समय आ जाएगा भाई। कुछ नहीं किया मैंने, दूरी बट्टे चाल वाला फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पर। ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो एक साइड कर लीजिए, t इधर लेकर आ जाइए। मैं देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास बनेगी, d माइनस का ये 24t और 24 इधर बट्टे में आता तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और 5/60 को जो है 24 से गुणा कराएं तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 5 से 5 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये बन चुकी है। अब मैंने थोड़ा सा इसको डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेशन करके सोल्व कर दिया, यहाँ पर आप खुद से सोल्व करेंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए इसी तरह से अगर आप इसमें देखेंगे तो ये d डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से कवर हो रही है और यहाँ पर जो टाइम लग रहा है ये 4 मिनट कम का लग रहा है, यानी कि इसको घंटे में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड करें। इसी तरह से इसको सोल्व कर लेंगे, ये इधर भेज देंगे, ये इधर लेकर आ जाएंगे तो ये t माइनस का d/30 आएगा। तो ये 30t माइनस का d और बट्टे में 30 आता वो इसके गुणा में आ जाएगा। ठीक है। तो इसको भी मैंने डायरेक्ट सोल्व करके लिखा है, आप खुद से इधर उधर भेज के इसको सोल्व कर लेना। ठीक है। तो ये 30 से 2 बार कटेगा और ये 2 आ जाएगा। तो मैं बराबर में डायरेक्ट जो है यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, ये बराबर की साइड 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है। अब इक्वेशन 2 आपके पास आ चुके हैं। आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखिए, सोल्व कर लीजिए भाई 30t, या फिर मैं यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व कर दूँ भाई। मैंने यहाँ पर क्या किया, इक्वेशन समीकरण जो है यहाँ पर 1 और प्लस किया मैंने, यहाँ पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 मैंने यहाँ पर किया। ठीक है। दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा भाई, d से तो d कट जाएगा क्योंकि माइनस है, और यहाँ पर 30t में से यहाँ पर 24t ये माइनस होगा भाई, 30t में से 24t घटाएंगे तो 6t बचेगा और इक्वल टू 2 प्लस का 2 करेंगे ये 4 हो जाएगा। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास सामान्य टाइम आ जाएगा। और 2/3 आप यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, मैं यहाँ पर रख देता हूँ 30 इंटू में ये आप 2/3 करेंगे माइनस का d इक्वल टू 2।
तो ये डी इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है 20 माइनस का 2 करेंगे 18, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस कितने की थी 18 किलोमीटर की थी। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, यहाँ पर जो है टाइम आपको कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस आपके पास 18 किलोमीटर की आ चुकी है। अगर ये डिस्टेंस 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर होती है तो बट्टे यहाँ पर दूरी बट्टे चाल कर देंगे तो ये समय आ जाएगा, लेकिन ये समय आपके पास यहाँ पर घंटे में आएगा, आपको कैलकुलेट करना है मिनट में, तो इसको 60 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो 9 दूनी का 18 हो जाएगा, 9 तिरी का 27 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा, 20 दूनी का 40 मिनट जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, एक दुकानदार किसी मशीन पर 18% की छूट देते हुए उसे 48,380 में बेचता है। यदि वह छूट नहीं देता तो उसे 18% का लाभ प्राप्त होता और मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना। देखिए 18% की छूट देता है तो आपको पता है मार्क प्राइस पर छूट दी जाती है। ठीक है, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 9/50, यानी कि 50 पर यहाँ पर 9 का डिस्काउंट दिया गया, तो आप इसका 41/50 कैलकुलेट कर देंगे और ये इक्वल टू जो है सेलिंग प्राइस आएगा, जो कि आपको प्रश्न में बताया गया 48,380 है। अब इसमें देख लीजिए 41 का अगर हम इसमें डिवाइड करें तो एक बार चला जाएगा, इसके बाद बचा 7 उतारेंगे 3, फिर से एक बार ही जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा 41 घटाएंगे अगर आप 73 में से, तो ये आपके पास जो है 32 बच जाएगा। ठीक है, 32 बचेगा, उतारेंगे 8, 328, और ये 328 41 का 8 गुना होता है, ये आपको पता है 118 आ गया, आगे एक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मार्क प्राइस इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप कर देंगे 1180 को गुणा कर देंगे 50 से, तो 18×5 यानी कि 590, तो ये हो गया, आगे 2 0 आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 59,000 आपके पास ये मार्क प्राइस आ चुका है। अब आपसे प्रश्न में बोला गया कि अगर यह छूट नहीं देता, यानी कि इसी मूल्य पर ये बेच देता, इसी मार्क प्राइस पर अगर ये बेच देता तो इसे 18% का प्रॉफिट होता, यानी कि 100 की वस्तु अगर वह 118 में बेचता तो इसको जो है 18% का लाभ होता। आपको इसकी वैल्यू प्रश्न में बताएगी, हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इतनी है तो ये इसका कितना गुणा है भाई, एक ये आपको 500 गुणा दिखाई पड़ रहा है। अब कहीं इसको इसका जो है इसमें डिवाइड करने मत बैठ जाना भाई, यहाँ पर यही तो आपने किया, 118 को 5 से गुणा किया और यहाँ पर 500 से गुणा किया 118 को, तो आपके पास ये डेटा आया, तो ये 500 गुणा आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है। तो आपसे पूछा गया क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है ये भी हमारे पास 100 ना होकर 100 का 500 गुणा करेंगे तो 50,000 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, ये आपको एक ऐसी संख्या दे रखी है जो 99 से विभाज्य है, तो k इंटू में p का मान कैलकुलेट करना। अब जो संख्या 99 से डिवाइड होगी वो 11 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी। तो इसमें अगर आप इसका 9 का डिवाइड करें भाई, यहाँ पर 9 से डिवाइड करें तो 8 6 14 और 4 18, ये कट जाएगा, 8 2 10 और यहाँ पर 4 14 में से 9 चला जाएगा, बच गया कितना 5। तो k प्लस का p जो है ये प्लस का 5 ये डिवाइड होना चाहिए किससे, 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब k प्लस p का मान यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, एक तो देखिए यहाँ पर हो सकता है 4, 5 प्लस का 4 करेंगे 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 13 भी हो सकता है भाई, 5 प्लस 13 करेंगे 18 करेंगे तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबल मान हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 22 नहीं हो सकता, क्योंकि k प्लस p का मान 18 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम इसमें लगाएंगे तो ये आपके पास k प्लस का 4 और यहाँ पर 12 प्लस का k हो जाएगा और ये 18 प्लस का k हो जाएगा। तो k प्लस का 18 ये आ चुका है और यहाँ पर करेंगे तो ये 10 और ये जो है 14 हो जाएगा और ये प्लस का p हो जाएगा, तो p प्लस का 14 ये हो जाएगा। आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 4 प्लस का k माइनस का p आ जाएगा और ये इक्वल टू 0 या फिर 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो सकता है अगर ये संख्या 11 से डिवाइड है तो देखिए अगर हम बराबर 0 लें, इसका मतलब यहाँ पर k माइनस का p का मान जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, माइनस का 4 होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो है बराबर 0 आएगा। तो यहाँ पर जो है k माइनस p की जगह हम लेते हैं बराबर माइनस का 4 और k प्लस p की जगह हम अगर 4 ले तो ये बराबर 4। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है ये आपके पास p से तो p कट जाएगा और यहाँ पर 2 के बराबर क्या आ जाएगा,
0 आ जाएगा। तो के बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे ही आपके पास के बराबर 0 आया तो आप यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं के की वैल्यू, यानी कि पी बराबर आपके पास आ जाएगा। तो पी बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू 4 और k की वैल्यू 0 आ चुकी है। तो जब आप इनके गुणा कराएंगे आपस में, भाई 0 और गुणा में 4 कराएंगे तो ये बराबर 0 ही तो आएगा, और ये आपको एक ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा, आंसर लगा देते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई हम अगर यहाँ पर देखिए बराबर 11 लेकर देखते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेट करके देखिएगा आप, यहाँ पर k माइनस पी की जगह क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, तभी यहाँ पर बराबर 11 आएगा। तो ये k माइनस पी बराबर 7 आ चुका है। और अगर हम यहाँ पर k प्लस पी बराबर क्या रखें, 4 रखें, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, p से p कट जाएगा, 2k बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो k बराबर कितना आ जाएगा, 11/2 आ जाएगा। ये एक जो है आपके पास यहाँ पर पूर्णांक में आंसर नहीं आएगा तो आप इसको छोड़ देंगे। भाई यहाँ पर आपको पता है कि k जो है यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, जबकि k हमारे पास 11/2 आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। इसी तरह से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि k माइनस पी के बराबर 7 है, इसके साथ हम 13 भी तो लेकर देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप खुद चेक करा के देख लेंगे, ये आपके पास यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पर एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज आपको बताया गया 3200। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्तित होता हो तो समान राशि पर जो है समान अवधि में जो है समान ब्याज से प्राप्त मिश्र धन कैलकुलेट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए 10 चौके 40% का यहाँ पर जो है 4 साल के अंदर ब्याज मिल जाएगा, और ये ब्याज आपको बताएगा कितना, 3200। तो ये डेटा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 80 गुणा है, तो यहाँ पर 100% बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल जो था वो अपने आप में 100% था, तो ये भी 100 ना होकर 100 का 80 गुणा करेंगे, यानी कि 8000 जो है ये आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे प्रश्न में बोला गया कि 10% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, इसी पर आपको जो है वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज कैलकुलेट करना है और समान समय के लिए, यानी कि 4 वर्ष के लिए। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/10, यानी कि 10 पर 1 का ब्याज मिलेगा, तो 10 की राशि क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। आपको 4 वर्ष का कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर पावर 4 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। और यहाँ पर 11 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं भाई, आप इसको लिख सकते हैं 121 इंटू में 121 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास इनका रेशियो आ जाएगा, और यहाँ पर ये 10,000 और 121 का स्क्वायर देखिए कैसे करेंगे। मैंने आपको यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में भी बता रखा है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो है 1 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 12 इंटू में 1 करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा, गुणा 2 कर देंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पर 24 आ जाएगा, और हासिल आएगी 2। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर ये 144 और 2 146 हो जाएगा। ये मैंने जो है पार्ट फर्स्ट में आपको अच्छे से समझाया भी है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। तो प्रिंसिपल तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, 8000 का था, यानी कि डेटा आपको 8/10 गुणा दिखाई पड़ रहा है। तो ये अमाउंट जो है मिश्र धन जो है ये भी आपके पास इतना न होकर 8/10 गुणा हो जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में 0.8 सभी में है तो आपको कैलकुलेशन करानी पड़ेगी। 8 एकम 8, 8 चौके 32 हासिल 3, 8 छके 48, 3 51 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो हासिल आएगी 5, 8 चौके 32, 5 37 हो जाएगा, हासिल 3 और ये 11 और एक स्थान पर दशमलव, और ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई पड़ रहा है। बाकी यहाँ पर देखिए ट्री मेथड से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब इसमें देखिए, एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है ये कैलकुलेट करना है। तो देख लीजिए, 80 संतरे इसने बेचा यानी कि सेलिंग प्राइस, और ये बराबर जो है 90 संतरों के जो है मूल्य के यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ये आपसे प्रश्न में बोला गया। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर 9/8 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर संख्या 95 बताई गई है ना आपको, तो यहाँ पर जो है 95 संतरों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पर ये आप अनुपात लिखेंगे तो 95 अनुपात 80 लिख लीजिए, काट के छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। 15 अधिक में बेची जा रही है भाई, 80 की वस्तु 15 अधिक में बेची जा रही है, तो 15 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 80 पर गुणा कर देंगे 100 से, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 150 में आपको डिवाइड करना, 8 का 8 एकम 8 हो गया, बच गया 7, और 7 8 56 हो गया। जैसे 18 आया तो 18.75% आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
अब इसमें देख लीजिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इसमें जोड़ने पर प्राप्त योग जो है इन सभी से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। इस टाइप के प्रश्नों में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 60 और यहाँ पर 60 और 8 का 120 हो जाएगा एलसीएम। हमने क्या किया, एलसीएम कैलकुलेट किया, क्या है 120। तो आप यहाँ पर इस संख्या में डिवाइड करेंगे 120 का, तो देख लीजिए यहाँ पर 3 बार चला जाएगा, 360 बच गया कितना 27। अब ये जो 27 बचा इसमें हम क्या ऐड कराएं, छोटी से छोटी संख्या क्या ऐड कराएं कि ये फिर से डिवाइड हो जाए। फिर छोटी से छोटी संख्या अगर आप यहाँ पर देखें तो 93 ऐड करेंगे तो ये 120 हो जाएगा और एक बार भाग फिर से चला जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि एक बार भाग अब चला जाएगा। तो हमने क्या ऐड कराया, ये 93 ऐड कराया, यही आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो इसमें 25 में 10 का डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा माइनस के अंदर। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 2.5 आ गया माइनस। अब यहाँ पर देखिए इस टर्म को अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पर जो है पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो ये आपके पास 7/12 आ जाएगा और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 6/5, 6 दूनी का 12 हो जाएगा, यानी कि 7/10। तो यहाँ पर ये बराबर क्या आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो 3 3 9 14 3 42 में 10 का डिवाइड करेंगे, यानी कि आपके पास 4.2 आ जाएगा। इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/5 गुणा में चेंज करेंगे तो 25 ऊपर चला जाएगा और ये 5 से कटेगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 0.7 आया, प्लस के अंदर ये 4.2 आया और प्लस के अंदर ये 5 आया। इनको सोल्व कर लीजिए, ये आपके पास 2.5 और यहाँ पर ये घटाएंगे इसमें से, तो ये प्लस का 3.5 और ये प्लस का 5, ये ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 3 6 5 11 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, पी और क्यू ने जो है एक साथ एक काम पूरा किया और उन्हें जो है क्रमशः 1080, 1440 का भुगतान किया गया। यदि पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। आपको पता है कि ये जो राशि बांटी गई थी ये इन्हीं की एफिशिएंसी के रेशियो में बांटी गई थी। ठीक है, तो जब आप इनका रेशियो फिर से कैलकुलेट करें तो पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास आ जाएगा। भाई आप क्या करेंगे 1080 का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे 1440 के साथ, तो 0 से 0 कट गया, 36 का 3 गुना 108 होता है, 36 का 4 गुना 144 होता है। ये आपके पास इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। आपसे प्रश्न में बोला गया कि पी जो है यहाँ पर 20 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, तो ये टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा। तो पी की एफिशिएंसी तो 3 यूनिट है, गुणा में 20 करें यानी कि 60 यूनिट का टोटल वर्क हो जाएगा। आपको टाइम कैलकुलेट करना है, इन दोनों के द्वारा मिलकर काम को पूरा करने में लिया गया समय। ठीक है, तो 60 यूनिट का टोटल काम है, दोनों मिलकर करेंगे तो 4 3 7 की एफिशिएंसी करेंगे, एफिशिएंसी से करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। बच गया कितना 4 और बट्टे के अंदर 7। ठीक है, तो 8 से 4/7 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अब इसमें देख लीजिए त्रिभुज ABC में जो है एक्स और वाई क्रम से भुजाओं AB और AC पर स्थित ऐसे बिंदु हैं कि XY BC के समांतर है, और यदि XY का BC के साथ रेशियो आपको बताएगा तो समलंब चतुर्भुज BCX YX के क्षेत्रफल का जो है ट्रायंगल AXY के क्षेत्रफल से अनुपात क्या। इस टाइप का प्रश्न भी हम कई बार सोल्व कर चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, ये ABC आपके पास एक ट्रायंगल है और इसमें जो BC भुजा है इसके समांतर आपको एक भुजा और बताई गई है जो कि XY है। ठीक है, ये XY जो है भुजा आपको इसके समांतर बताई गई, और यहाँ पर XY का जो है BC के साथ रेशियो आपको पता है। मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि ये वाला जो छोटे वाला ट्रायंगल जो है ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के समरूप होगा यदि अगर ये वाली भुजा इसके समांतर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर रेशियो बता रखा है 2.5 यूनिट तो XY है और यहाँ पर जो है 7 यूनिट की BC है। तो यहाँ पर होगा क्या कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये थ्योरम भी मैंने आपको बता रखी है। तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास यहाँ पर ट्रायंगल AXY है, ट्रायंगल AXY जो है इसका एरिया कैलकुलेट करें। भाई आप शॉर्ट में A1 और A2 लिख लेना, मैं फिलहाल जो है इसको पूरा लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, आप पूरे ट्रायंगल ABC के साथ रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है संगत भुजाओं का अनुपात आपके पास 2:5:7 था, ठीक है, सॉरी 2.5:7 था, इसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करें ऊपर 6.25 आ जाएगा, बट्टे के अंदर 49 आ जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बट्टे के अंदर 2 0 आएंगे और 25 से डिवाइड करें, ऊपर 25 आ जाएगा और बट्टे के अंदर 2500 के 100 होता है और 900 के 36 हो जाएगा, 400 के 16 या 196 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना आया 196 यूनिट, इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना आया 25 यूनिट। जब आप इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो है पूरे वाले ट्रायंगल के क्षेत्रफल में से घटा दें तो ये समलम का जो है क्षेत्रफल आपके पास बच जाएगा। तो आप अगर समलम का क्षेत्रफल कैलकुलेट करें तो पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल 196 यूनिट जो है इसमें से माइनस कर देंगे, इस ऊपर वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना है 25 यूनिट, ये माइनस कर देंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 171 जो है ये आपके पास यहाँ पर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 171 यूनिट, ठीक है। तो आपको इस समलंब का क्षेत्रफल जो है भाई यहाँ पर ये जो समलंब है x, ये आपके पास यहाँ पर BCYX इसका जो है रेशियो कैलकुलेट करना है इसके एरिया का, किसके साथ, एरिया ऑफ। देखिए मैं इतना डिटेल्स में लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है, AXY के साथ, ठीक है। तो इसका एरिया तो हमने कैलकुलेट किया कितना 171 यूनिट है और इसका एरिया जो है हमारे पास ये AXY का एरिया जो है 25 यूनिट था। तो 171:25 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लिखना है, आप यहाँ पर ये देखिए पूरे नाम मैंने लिखे हैं, आप यहाँ पर A1 और A2 शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं भी लिखें तो आप यहाँ पर दिमाग में थोड़ा इतना तो रख ही सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए किस वर्ष में जो है बी प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में ए प्रकार की कारों के औसत निर्यात से जो है 20 मिलियन रुपए कम था। ये आपको कैलकुलेट करना और इंग्लिश वाले जो है इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, ए का सभी का टोटल कर लीजिए भाई 200 और ये 150 300 हो जाएगा और ये 275 भाई 350 हो जाएगा, 350 और ये 75 ऐड करेंगे तो 425 और ये 625 यहाँ पर टोटल हो जाएगा और 625 175 700 800 हो जाएगा, 800 और 300 1100 हो जाएगा। 1100 को आप डिवाइड कर देंगे 5 से तो ये एवरेज आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो 5 दूनी का 10 5 दूनी का 10 220। इससे आपको 20 कम देखना है, इससे आपको यहाँ पर 20 कम देखना है, ये डेटा मिलियन रुपए में है, ठीक है। तो ये 200 जो है आपको बी में आपको देखना है, तो रेड वाला आपको देखना है 200 बी में आपको देखिए यहाँ पर किस में दिखाई पड़ रहा है, इसमें दिखाई पड़ रहा है। तो 2016 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर जो है आप इसको कैलकुलेट करें, देखिए यहाँ पर जो है ये जो लिखा हुआ है आपको ये पहचानना है बस और कुछ नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है भाई √6 p का होल क्यूब प्लस ये जो लिखा हुआ है √2 q का होल क्यूब, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे a³ + b³ का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा √6 p और प्लस के अंदर √2 और ये q ब्रैकेट क्लोज। a का स्क्वायर होता है जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो है 6p स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर ये 2q स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के अंदर a इंटू में भी होता है तो ये √12 बनेगा और √12 को हम लिख सकते हैं 2 √3 लिख सकते हैं और ये pq इंटू में आ जाएगा और ये बराबर की साइड हमें दे रखा है √6p प्लस का √2q ब्रैकेट के अंदर sp स्क्वायर प्लस mq स्क्वायर और माइनस के अंदर n pq, ये आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, आप यहाँ पर देखिए मैंने बराबर की साइड ये लिखा है, आपको नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट भी तो देख सकते हैं, ये इससे कट जाएगा। तो आपको p स्क्वायर का गुणांक देखना है, यहाँ पर s है और यहाँ पर ये 6 है तो s बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर जो है q स्क्वायर का गुणांक देखें, यहाँ पर m है और यहाँ पर 2 है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं pq का गुणांक n है तो यहाँ पर जो है 2 √3 है तो n बराबर कितना आ जाएगा 2 √3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ चुके हैं, जो आपसे पूछा गया वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। इसमें देखिए यहाँ पर s का स्क्वायर करेंगे तो s तो हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू में n का स्क्वायर भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू में 3 आएगा यानी कि 12 हो जाएगा।
बराबर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 40 और ये 12 दूनी का 24, 64 हो जाएगा। और ये 8 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, केले के मूल्य में जो है 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 रुपये में जो है 6 केले अधिक खरीद सकता है। केले के प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी याद करनी है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी, यानी कि 5 से 1 कम, यानी हो गया मूल्य 5 से 1 कम हो गया, यानी कि 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। ये प्राइस में आपके पास रेशियो आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से कंजम्पशन में अगर आप रेशियो लिखेंगे, आपको पता है कि इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये 4:5 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले 4 यूनिट खरीद रहा था, अब 5 यूनिट खरीद रहा है, यानी कि कितना अधिक खरीद रहा है, 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है। जबकि प्रश्न में बोला गया 6 केले अधिक खरीद सकता है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो अब ये टोटल कितना खरीद रहा है, तो ये 5 यूनिट ना होकर 5 का 6 गुणा करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 6 है। तो अब ये जो है यहाँ पर 30 केले खरीद रहा है, और 30 केले जो है 80 रुपये में खरीद रहा है, ये आपको प्रश्न में बताया गया। तो आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई। 80 यहाँ पर जो है 30 केले खरीद रहा है, कितने में, 30 केले खरीद रहा है 80 रुपये में, ठीक है। तो 1 दर्जन में आपको पता है 12 केले होते हैं, और आपको आप छोटी कक्षा में ये कैलकुलेट कर चुके हैं। 12 इंटू में क्या हो जाएगा, 80/30 करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 4 त्रिका 12, और यहाँ पर 8 चौके 32, यानी कि आपके पास यहाँ पर 32 रुपये आ जाएगा। और ये इतने कम में जो है यहाँ पर जो है प्रति दर्जन मूल्य में जो है हुई कमी आपके पास आ जाएगी, कितने, 32 रुपये। 10 भी बराबर आपको बताया गया, इसका मान कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो अगर ये वाला एंगल ए है, तो ये सॉरी यहाँ पर बी बताया गया, तो अगर यहाँ पर ये वाला एंगल बी है, तो इसके सामने का परपेंडिकुलर ये बेस, और यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे तो 25 प्लस का 9, यानी कि अंडर रूट के अंदर 34, 34 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, कोसेक बी अंडर रूट 34 बटे परपेंडिकुलर 5, ये इसका उल्टा हो जाएगा, 5 बटे अंडर रूट 34 बटे के अंदर कोस बी, ये हो जाएगा हमारे पास 3 बटे अंडर रूट 34 बेस अपॉन हाइपोटेनस, और माइनस के अंदर है, ठीक है। ये इसका उल्टा हो जाएगा अंडर रूट 34/3। इसको सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे, ऊपर 34 प्लस का 5 बनेगा, सॉरी 34 प्लस का 25 बनेगा, यानी कि 34 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। बट्टे के अंदर 5 अंडर रूट 34 आ जाएगा। अब इसके बट्टे के अंदर आएगा ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 34 हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में बचेगा, यानी कि 34 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 25 का आ जाएगा, -25 बचेगा, ठीक है। बट्टे के अंदर ये 3 अंडर रूट 34 आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ पर ये पलट जाएंगे वैल्यू, यानी कि 59/5, और यहाँ पर जो है ये गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 3, और बट्टे के अंदर आ जाएगा 25, और ये सारा का सारा माइनस में आएगा, ठीक है। तो माइनस के अंदर ऊपर गुणा करेंगे तो 9 त्रिका 27, 177 आपके पास यहाँ पर ये हो जाएगा, बट्टे के अंदर 125 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। केंद्र O वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड में जो है AB जीवा है, और लघु चाप AB पर A और B के मध्य एक बिंदु C है, और ये A और B जो है पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु D पर मिलती हैं, और यदि ACB बराबर 116 डिग्री है तो एंगल ADB का माप कितना, ये कैलकुलेट करके बताऊं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक केंद्र O वाला जो है एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। इसके आपको यहाँ पर जो है AB एक सीवा बताई गई है, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर ये AB एक सीवा बना लेते हैं, AB, और यहाँ पर जो है लघु चाप पर AB के मध्य एक बिंदु C आपको बताएगा, तो ये लघु चाप यहाँ पर ये हो जाएगा, और इस पर बिंदु C मान लेते हैं ये है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको ये स्पर्श रेखाएं बताई गई यहाँ से, ठीक है। बिंदु A और जो है B से 2 स्पर्श रेखाएं आपको बताई गई हैं, तो ये कुछ इस तरह से जो है मान लेते हैं स्पर्श करती हुई जाती हैं, ठीक है, बिंदु A और B पर। तो यहाँ पर ये जिस बिंदु पर काट रही हैं वो बिंदु आपको यहाँ पर बताया गया D, तो यहाँ पर ये बिंदु D हो जाएगा, ये इसका केंद्र O हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपसे ACB एंगल जो है ये आपको दिया गया है प्रश्न में,
ये जो सी पर एंगल बन रहा है ये आपको बताएगा कितना, 116 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ये अगर परिधि पर इस तरह से रेखाएं डालें तो आपको पता है कि यहाँ पर ये चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। इसको आप ई नाम दे दीजिए। ठीक है, ये ई बिंदु नाम दे दीजिए इसको। तो यहाँ पर ए बी सी ई, ये आपके पास यहाँ पर पूरा ए ई बी सी ये चक्रीय चतुर्भुज में रहा है। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 64 डिग्री आपके पास यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, ये 64 डिग्री बच जाएगा। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इन बिंदुओं को आपस में मिलाएं तो यहाँ पर ए बी तो एक जीवा है, और आपको पता है कि जीवा द्वारा जो है परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना जो है केंद्र पर बनाया गया कोण होता है। तो जब 64 का 2 गुना करेंगे तो 128 डिग्री आपके पास यहाँ पर आ जाएगा केंद्र पर बनाया गया कोण। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता रखा है कि ये आपके पास त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो है 90 डिग्री का बनता है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो 90 और 90 यानी कि 180 डिग्री, तो इनका आमने सामने का कोण हो चुका है। ठीक है, तो चतुर्भुज में यहाँ पर टोटल कोण होता है 360 डिग्री का, यानी कि इन दोनों का योग भी जो है 180 डिग्री होना चाहिए। तो 128 डिग्री तो ये हो चुका है, बच गया कितना, 52 डिग्री, और 52 डिग्री आपके पास ये वाला एंगल होगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। अब इसमें देख लीजिए, इस टाइप का प्रश्न हमने पहले सोल्व किया है, पिछले वीडियो में किया है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर सोल्व करेंगे, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर tan स्क्वायर a है, और यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं माइनस का 3 tan a, और ये माइनस का 3 tan a। द्विघात समीकरण जो है आपको सोल्व करना आनी चाहिए। ठीक है, ये प्लस का नो इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करें तो tan a कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर tan a, और ये माइनस का 3, और यहाँ पर माइनस का जो है 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर tan a और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो tan a माइनस का 3 आपको यहाँ पर दोनों जगह से कॉमन दिखाई पड़ रहा है, tan a माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर tan a माइनस 3 जैसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए tan a माइनस का 3 और बचेगा, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 0। तो tan a बराबर क्या आ जाएगा, tan a बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 3/1। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, इसमें अगर ये वाला एंगल आपके पास a है तो इसके सामने का परपेंडिकुलर 3 और बेस 1 हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई, आपको यहाँ पर कोट a की वैल्यू भाई इसका उल्टा हो जाएगी, यानी कि 1/3, तो 6 गुणा में 1/3 और प्लस के अंदर 8 अंडर रूट 10, और यहाँ पर कोस a की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, सॉरी अंडर रूट 10 है, तो अंडर रूट 10 और बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1/√10। तो अंडर रूट 10 से अंडर रूट 10 कट गया, 3 दूनी का 6, 8 2 10 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऐसी किसी वृत्त का व्यास है जो वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभाजित करता है। एक अर्धवृत्त की जीवा ED जो है इस प्रकार है कि ED AC के समांतर है, और B दूसरे अर्धवृत्त में जो है वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है, और CBE बराबर बताया गया 75 डिग्री। तो CED का माप आपको कैलकुलेट करना एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। ये आपको एक वृत्त बताया गया। ठीक है, इसका केंद्र जो है हम यहाँ पर O पर मान लेते हैं, और इसके अंदर जो है आपको व्यास बताया गया AC। तो हम यहाँ पर इसका एक व्यास बना लेते हैं AC, और इसी के समांतर एक जीवा भी आपको बताई गई है ED। ठीक है, तो ये AC व्यास हो गया, और ये ED जो है इसके समांतर एक जीवा हो जाएगी। और दूसरे जो है अर्धवृत्त में जो है आपको यहाँ पर परिधि पर एक बिंदु बताया गया B है, मान लेते हैं B यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपसे बोला गया है कि CBE आपके पास यहाँ पर 75 डिग्री है, तो CB और ये आपके पास यहाँ पर E, ये B पर जो एंगल बन रहा है ये आपको 75 डिग्री बताएगा, 75 डिग्री। ठीक है, और CBE ये आपको बताएगा। CED आपको कैलकुलेट करना है, CED ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करके बताना, तो इनको भी हम आपस में मिला देते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर जो है इस E को केंद्र से O से मिला दें तो ये इस वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है,
और अगर हम इस जीवा को देखें तो आपको पता है कि किसी जीवा द्वारा जो है परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना केंद्र पर बनाया गया कोण होता है। तो यहाँ पर जो है इसका 2 गुना करेंगे यानी कि 150 डिग्री, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही 150 डिग्री आपके पास ये आया, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इस वृत्त की त्रिज्या, ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या तो ये तो समद्विबाहु त्रिभुज बन चुका है AOEC। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज बन चुका है तो यहाँ पर जो है ये 2 कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये 150 डिग्री हो चुका है, तो इन दोनों का योग 30 डिग्री बच गया, यानी कि इनका आधा आधा करेंगे तो 15 डिग्री ये और 15 डिग्री ये वाला। ठीक है, आपको यहाँ पर एंगल बताना है CED, ये CED ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो ये वाला एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल आपके पास 15 डिग्री है। आपको पता है कि ये तिर्यक रेखा होगी, क्योंकि आपको AC जो है ED के समांतर बताया गया था। EC यहाँ पर एक तिर्यक रेखा होगी, तिर्यक रेखा, तो ये वाला एंगल जो है इसके एकांतर कोण होगा, अल्टरनेटिव्स एंगल होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये भी 15 डिग्री होगा और ये आपसे पूछा गया था। इसमें देख लीजिए प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या हम सबसे पहले लिख लेते हैं। 1 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद यहाँ पर 11, इसके बाद 13, 6 हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, टोटल कर लीजिए ऊपर कितना हो जाएगा, 7 3 10, 17 17 13 30 11 41/6 करेंगे, 6 चंग 36, बच गया 5/6। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 8 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार आधार वाले एक सम पिरामिड का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताएगा 208 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई कैलकुलेट करनी है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसको जल्दी बना पाएंगे। ठीक है, पहले तो देखिए पिरामिड होता कैसा है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके पास इसका मान लीजिए पिरामिड का आधार है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से हम ये रेखाएं खींच देते हैं। अब यहाँ पर जो ऐसी कुछ आकृति आपके पास बनेगी वो आपके पास यहाँ पर पिरामिड होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसका आधार जो है ये आपको वर्गाकार बताया गया और इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको 8-8 सेंटीमीटर बताई गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो तिरछी लंबाई होती है इसी को हम स्लैंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई आप इसको बोल सकते हैं। मैं स्लैंट हाइट SH से जो है इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इसका टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। 1/2 इंटू में बेस का परिमाप, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बेस का परिमाप यानी कि बेस पेरीमीटर। ठीक है, और इंटू में जो है आपके पास हो जाएगा ये जो है आपके पास स्लैंट हाइट हो जाएगी। ठीक है, SH, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई आप हिंदी में लिख सकते हैं, इसको आप आधार का परिमाप लिख सकते हैं और प्लस के अंदर हो जाएगा आपके पास यहाँ पर इसका बेस का एरिया। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला जो है आप यहाँ पर नोट डाउन करके रखेंगे। हिंदी वाले आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने आपको हिंदी में बोल के बता दिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लिखेंगे, हिंदी में थोड़ा सा लिखने में लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं है। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर 1/2 इंटू में बेस, ये आपको यहाँ पर TSA टोटल सरफेस एरिया बताया गया प्रश्न में 208 है। तो यहाँ पर ये 208 रख दें, गुणा बेस पेरीमीटर यानी कि बेस का परिमाप अगर आप देखें तो 8 गुणा में 4 8 चौके 32 आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, गुणा में स्लैंट हाइट आपको कैलकुलेट करनी है SH और प्लस के अंदर बेस एरिया। अगर आप वर्ग का यानी कि इसके आधार का क्षेत्रफल कैलकुलेट करें तो भुजा स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 64 इधर लाकर 208 में से घटाएंगे तो 144 बच जाएगा। यानी कि 1/2 इंटू में 32 और ये इंटू में स्लैंट हाइट इक्वल टू जो है 144 आ जाएगा। और यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 से इसको काट दीजिए, 16 हो जाएगा, 16 नमा 144 हो जाएगा। तो स्लैंट हाइट जो है ये आपके पास यहाँ पर कितनी आ चुकी है, 9, ये सेंटीमीटर में आ चुकी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। कैलकुलेशन आपकी ये होनी चाहिए थी, फॉर्मूला और ये डायग्राम जो है आपको दिमाग में फिट होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए A और B जो है किसी पेड़ के A की तरफ स्थित 2 बिंदु आपको दे रखे हैं जिनके बीच की दूरी आपको बता रखी है 50 मीटर है। इन बिंदुओं से पेड़ की चोटी के उन्नयन कोण आपको बता रखे 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो पेड़ की ऊंचाई का 40% आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा। इसमें देखिए यहाँ पर इधर की साइड ये मान लेते हैं पेड़ है और पेड़ की ऊंचाई जो है हम यहाँ पर h मान लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है इससे यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु A है
और यहाँ पर इस पेड़ से दूर एक बिंदु ए मान लिया, ये दूसरा बिंदु हम बी मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी आपको बताई गई कितनी, 50 मीटर है, 50 मीटर है। इस बिंदु ए को भी मैं जो है इस पेड़ के शीर्ष से यहाँ पर मिला देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पेड़ के शीर्ष के साथ जो ये उन्नयन कोण बनेगी, ये आपको प्रश्न में बताए गए 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जो मैं ये डिस्टेंस, यहाँ पर इतनी डिस्टेंस जो है इस पेड़ से लेकर यहाँ तक की ये x मान लो, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 50 प्लस का x हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको h कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर आप h का 40% कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पूरे ट्रायंगल के अंदर अगर आप यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान अप्लाई करें तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर h बटे में बेस यहाँ पर 50 प्लस का x है। tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है। तिरछा गुणा कराएंगे तो यहाँ से जो है आपके पास h√3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 प्लस का x आ जाएगा। एक इक्वेशन तो आपके पास ये बन चुकी है, ठीक है। अब इसी तरह से आप यहाँ पर दूसरी इक्वेशन जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखिए tan 60 डिग्री का मान लगाएं, भाई इस वाले ट्रायंगल के अंदर आप यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, इस वाले ट्रायंगल के अंदर जो है आप यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान लगाएं तो परपेंडिकुलर h अपॉन बेस यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान आपको पता है √3 होता है। तो यहाँ से तिरछा गुणा कराएंगे तो x √3 बराबर कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर क्या आ जाएगा, h बटे √3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है आप इस इक्वेशन में यहाँ पर इस x की जगह यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो मैं इधर की साइड जो है इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर h √3 है और ये बराबर की साइड 50 और ये प्लस में x की वैल्यू आप यहाँ पर h बटे √3 रखेंगे। h बटे √3 इधर आकर माइनस होगा, h √3 माइनस का h बटे √3। ये देखिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर आप खुद डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये 3h आएगा माइनस h होगा, ठीक है, 2h बनेगा। थोड़ा तो कैलकुलेशन डायरेक्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर इतना स्पेस नहीं है। देखिए यहाँ पर ये आपके पास 3h बनेगा, माइनस h करेंगे तो 2h बटे √3 ये आ जाएगा, बराबर की साइड 50 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। तो यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आपके पास आ जाएगा 25 √3 आ जाएगा। आपको इसी का जो है यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, 40% कैलकुलेट करना है। तो इसका 40% कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 40% के फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 2/5 होती है, तो इसका 2/5 कैलकुलेट करेंगे। भाई अगर आप यहाँ पर 25 √3 जो आया है इसका 2/5 कैलकुलेट करें तो 5 से कट जाएगा 5 बार, यानी कि ये 10 √3 आपके पास आएगा और यही आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेटिव बोल सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए ये हिस्टोग्राम से ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। और इंग्लिश वाले जो है यहाँ पर इसको वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। इसमें देख लीजिए यदि हिस्टोग्राम को एक रेखा आरेख यानी कि लाइन डायग्राम द्वारा प्रस्तुत किया जाना है तो रेखा आरेख का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होगा ये कैलकुलेट करना, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के निर्देशांक आपको कैलकुलेट करके बताना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताने। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसमें देखिए ये आपका हिस्टोग्राम का प्रश्न है। सबसे पहले तो हिस्टोग्राम में इस चीज़ को यहाँ पर समझिए। ये जो आपको यहाँ पर ऐसे करके दे रखा है कुछ, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है, इससे पहले भी कुछ ना कुछ ग्राफ रहा होगा, ठीक है। इससे पहले भी ग्राफ रहा होगा और इसके बाद भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ग्राफ रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें देखिए अगर आप लाइन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसका, आप इन सभी का एवरेज कैलकुलेट करेंगे। 120 और 125 का एवरेज जो है 122.5 आएगा, जो कि यहाँ पर इनके बीच में होगा, तो यहाँ पर जो है बीच में एक पॉइंट। इसी तरह से इन सभी का अगर एवरेज लेंगे तो यहाँ पर ये बीच में जो है इनका बीच का एवरेज हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इन सभी मिड पॉइंट को हम आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। इसको इससे मिला देंगे और इसी तरह से जो है इसको हम इससे मिला देंगे और इसको इससे, और इस बिंदु को इससे मिला देंगे और इस बिंदु को हम यहाँ पर इससे मिला देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ पर एक एक करके जो है सभी बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से ये जो रेखा बनेगी इसी को हम लाइन डायग्राम कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था भाई, अगर आप यहाँ पर देखिए इन सभी का टोटल करें,
तो यहाँ पर कुल छात्र आपको टोटल स्टूडेंट्स बताए गए 232 हैं। आप इनका टोटल करके देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है ये आपके पास टोटल कितने आएंगे, 232 ही आएंगे। मैंने कैलकुलेट करके देखा हुआ है, इन सभी का ऐड करके देखें तो ये 232 आएगा, टोटल करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 232 आपके पास आएगा टोटल। अब यहाँ पर 232 ये छात्र तो पूरे हो चुके हैं, इसका मतलब इधर की साइड हमारे पास 0 छात्र रहे होंगे और इधर की साइड भी 0 छात्र रहे होंगे, यानी कि इससे पहले ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है ये रहा होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये डेटा लिखें, ये आपके पास जो है 115 से, यहाँ पर देखिए 5-5 का गैप है, तो 115 से लेकर यहाँ पर 120 तक ये डेटा यहाँ पर रहा होगा। इनका एवरेज हम लेंगे तो यहाँ पर बीच में रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बीच में जो है कोई पॉइंट रहा होगा और यहाँ पर जो छात्रों की संख्या वो 0 रही होगी। इसी तरह से यहाँ पर जो है मान लेते ये ग्राफ यहाँ तक है, आगे और रहा होगा, ये 170 से लेकर 175 तक रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनका मिड पॉइंट जो है यानी कि एवरेज आपके पास यहाँ पर 172.5 ये रहा होगा और यहाँ पर जो 115 और 120 का एवरेज लेंगे तो 117.5 आपके पास इनका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो एवरेज आपके पास ये आ चुका है यहाँ पर इनका, और यहाँ पर एवरेज जो है ये आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर भी छात्रों की संख्या जो है 0 रही होगी, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्स पर जो है ये आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिखाई गई और यहाँ पर जो है हम 0 तक गए। ये आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, समझने के लिए। बाकी कुछ यहाँ पर इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को यहाँ पर जो है आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्राफ जो है एक्स एक्स से मिल चुका है। अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो मिल चुके हैं। स्टार्टिंग पॉइंट देखिए इस लाइन डायग्राम का ये रहा और एंड पॉइंट जो है इस डायग्राम का ये रहा, ठीक है। आपको इन्हीं पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक आपको कैलकुलेट करके बताने। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा भाई, आप निर्देशांक कैसे लिखते हैं, x, y, यानी कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट यानी कि पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट आप बाद में लिखते हैं। तो इसका अगर आप निर्देशांक लिखें तो x पर देखिए यहाँ पर क्या आया, हमारे पास डेटा 117.5 आया। तो जब आप इस बिंदु का यहाँ पर निर्देशांक लिखेंगे तो 117.5 ये तो x पर हो गया। y पर देखिए हम कितना चले, 0 चले, यानी कि यहाँ पर तो 0 चले। तो यहाँ पर जो है y की जगह यहाँ पर y कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर एंड पॉइंट के निर्देशांक अगर हम लिखें तो x पर देखिए यहाँ पर ये कितना 172.5 है, क्योंकि एवरेज है 172.5, और y पर देखिए हम कितना चले, ऊपर की ओर 0 चले। तो यहाँ पर y की जगह हम 0 रखेंगे। ये हमारे पास एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और ये आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, निम्नांकित बार ग्राफ एक व्यावसायिक फर्म के 5 वर्षों के आय और व्यय को दर्शाता है। लाभ आपको बताएगा 2018 की तुलना में जो 2018 से 2019 तक व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो 2018 से 2019 तक आपको जाना है। और इसमें अगर आप व्यय का देखेंगे तो ये व्यय का आपको यहाँ पर देखना, ये 75 है और ये यहाँ पर 80 है। तो आप देख सकते हैं 5 का इंक्रीमेंट हुआ, तो 5 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पर, 75 पर, और गुणा कर देंगे 100 से। तो 15 पंचे 75 होगा और यहाँ पर 15 छिके 90 हो जाएगा। 10 बचा बट्टे 15, तो ये 2/3 आपके पास आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन आपको यहाँ पर खुद करने पड़ेगी, ठीक है। 6 से 2/3 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। और इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। अब इसमें देख लीजिए, ट्रायंगल पी क्यू आर में जो है एंगल क्यू बराबर आपको बताया गया 66 डिग्री, एंगल आर बताया गया। और यहाँ पर जो है टी क्यू आर पर स्थित एक बिंदु है आपको यहाँ पर बताया गया, तथा एस जो है क्यू और टी के बीच इस प्रकार स्थित एक बिंदु है कि पी एस जो है परपेंडिकुलर है क्यू आर के, और पी टी जो है एंगल क्यू पी आर का जो है समद्विभाजक है। तो एंगल एस पी टी का मान कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे जैसे प्रश्न पढ़ेंगे डायग्राम आपको साथ में बनाते हुए चलना है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा आगे जाते जाते। यहाँ पर देखिए आपके पास ये ट्रायंगल पी क्यू आर आपको बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आपको एंगल बताया गया, क्यू पर जो है 66 डिग्री का है और यहाँ पर जो है आर पर जो एंगल है ये 34 डिग्री का। तो आपको पता चल गया यहाँ पर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 2 बिंदु आपको बताए गए। एक बिंदु आपको यहाँ पर बताया गया, मान लेते हैं यहाँ पर है, एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको बताया गया एस है, और ये आपको यहाँ पर टी बिंदु बताया गया, और दूसरा बिंदु आपको बताया गया एस है, ये मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। अब हम इनको आपस में मिला देते हैं पी से।
और ये जो है यहाँ पर PS जो है ये QR पर परपेंडिकुलर है, ये भी आपको यहाँ पर बताया गया। अब ये परपेंडिकुलर है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज़, और यहाँ पर देखिए आपको PT बताया गया। ये PT जो है ये इस QPR जो एंगल है इसका कोण समद्विभाजक है, यानी कि अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एंगल देखें तो ये दोनों 40-40 डिग्री के हो जाएंगे, यानी कि दो बराबर बराबर भागों में बट जाएंगे। ये 40 डिग्री और ये भी आपके पास यहाँ पर 40 डिग्री, ठीक है। और एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 90 डिग्री और ये 66 डिग्री, टोटल कितना हो गया 156 डिग्री हो गया। और 156 डिग्री हो गया तो बच गया कितना 24 डिग्री, यानी कि ये वाला इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये कितना आ जाएगा 24 डिग्री। आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं टोटल कितना है 40 डिग्री है और ये 24 डिग्री है। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिए 40 डिग्री में से अगर आप यहाँ पर घटा दें कितना 24 डिग्री, तो ये बराबर 16 डिग्री आ जाएगा। और 16 डिग्री आपके पास यहाँ पर ये बीच का एंगल होगा और यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया SPT एंगल पूछा गया और SPT एंगल कितना है 16 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए यदि कार्यालय C में जो है पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है और कार्यालय D में जो है महिला कर्मचारियों का प्रतिशत 40% है, तो कार्यालय D में महिला कर्मचारियों की संख्या का कार्यालय C में महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात यानी कि रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। और इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए C में आपको देखना है 20%, ये पुरुष कर्मचारी आपको बताएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना इसको, ठीक है। और D में महिला कर्मचारी 40% आपको बताएगा। तो आपको यहाँ पर D का C के साथ रेशियो कैलकुलेट करना है। D में अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 90 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है और D में अगर आप देखें तो महिला कर्मचारी कितने हैं 40% और इसमें महिला कर्मचारी आपको लेना है, ठीक है। तो आप इसका 40% कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से C में अगर आप यहाँ पर देखें तो 54 डिग्री लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है C में आपको महिला कर्मचारियों की संख्या देखनी है, जबकि यहाँ पर पुरुष कर्मचारी 20% दे रखे हैं, तो 80% जो है महिला कर्मचारी रहे होंगे। तो आप इसका 80% कैलकुलेट कर लेंगे और अब इनका जो है रेशियो आप यहाँ पर बना लेंगे। तो इसको काट के सोल्व कर लीजिए भाई, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 40 से डिवाइड होगा 2 बार, 9 से ये आपके पास यहाँ पर 10 बार कट जाएगा और यहाँ पर जो है 9 से 6 9 54 हो जाएगा, 2 से ये कटेगा 5 आ जाएगा। तो 5:6 जो है ये आपके पास यहाँ पर रेशियो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें देख लीजिए A, B और C जो है तीनों 10,500 की राशि को आपस में 5:7:9 के अनुपात में जो है विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 अधिक मिलते हैं तो A, B और C की राशियों का अनुपात आपको कैलकुलेट करना। आसान सा प्रश्न है, आपको पता है ये राशि इनकी जो है रेशियो में बंटेगी, ठीक है। इसी रेशियो में बंटेगी 5:7:9, ये A, B और ये C, ठीक है। इनका टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12/9, ये 21 यूनिट का हो जाएगा। और जबकि टोटल राशि आपको बताएगा कितने 21,500, सॉरी यहाँ पर 10,500, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेटा जो है आपको 21 पंचे 105 यानी कि यहाँ पर डेटा जो है 500 गुणा आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है A का हिस्सा जो है ये आपके पास है, ये भी 5 यूनिट ना होकर 500 गुणा करेंगे यानी कि 2500 हो जाएगा। ये 7 पंचे 3500 हो जाएगा, ये 9 पंचे 4500 हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न में बोला गया कि यदि इनको 500 सभी को अधिक दे दिया जाए, इसको भी 500 अधिक, इसको भी 500 अधिक और इसको भी 500 अधिक, अब इनका टोटल कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा और ये 5000 हो जाएगा। अब इनका जब आप रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 3 0 से तो 3 0 कट जाएंगे, यहाँ पर भी 3 0 कट जाएंगे, यहाँ पर भी 3 0, तो 3:4:5 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 25 प्रश्न और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।